हेलो रेड आई पिक्चर व्यूवर्स, वेलकम टू अ शो रेड आई फिल्म्स टॉक्स। इस शो में हम बात करते हैं फिल्म्स के बारे में। स्पेशली हम बात करते हैं मराठी फिल्म्स के बारे में, जहाँ पे हम इंडस्ट्री के डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल मिलते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, जिनके जरिए हम जानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं एंड फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या योगदान है एंड जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो हुई है। आज हमारे साथ है अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष श्री मेघराज राजे भोसले सर, जिन्होंने एज अ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड साथ ही मराठी फिल्म के लिए उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट काफी काम किया है। चलिए जानते हैं उनके काम के बारे में एंड उन्होंने एज अ मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्या उनके प्लानिंग्स है एंड अभी तक उन्होंने क्या काम किया है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए। हेलो रेड पिक्चर व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष श्री मेघराज राजे भोसले सर। वेलकम टू अ शो सर। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने यही क्षेत्र क्यों चुना एंड मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री एंड साथ ही व्हाई ओनली मराठी फिल्म इंडस्ट्री। बेसिकली मैं एक छोटे गांव से पुणे में आया था और मेरा फैमिली बैकग्राउंड अलग था। पूरे हमारे इसमें जैसे बोलते हैं कि परमार्थिक बैकग्राउंड है, धार्मिक बैकग्राउंड है और थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो ये लाइन में या कल्चरल फील्ड में वैसा कुछ हमारे पहले कोई भी नहीं था। पूर्वज नहीं थे। लेकिन जब मैं पुणे में आया 1989 में, और तब से मैं मेरा ग्रेजुएशन इधर फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में कंप्लीट किया। उसी दरमियान मेरे को थोड़ा ये कल्चरल के बारे में थोड़ा एकदम अट्रैक्शन हो गया कि इसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। उसी टाइम जो अभी सीनियर एक्ट्रेस है जिनको हम ये करते हैं, तो उनको देख रहा था कि मैं किस प्रकार से ये लोग करते हैं, ड्रामा में काम करते हैं, फिल्म में करते हैं। तो इनको लेके कुछ हम कर सकते हैं। मराठी कल्चर में बहुत सारा अच्छा लिरिक्स है, अच्छे गीतकार है, अच्छे लिरिक्स बनाते हैं, उसको अच्छा कंपोज किया जाता है। ऑडियो में या कोई रेडियो में हम सुन रहे हैं, मराठी फोक सॉन्ग्स हो या मराठी लावनी हो, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, श्रवणीय लगता है। लेकिन वही लोग स्टेज पे क्यों नहीं देखते, इस बारे में थोड़ा अट्रैक्शन था। उस टाइम हमारे कॉलेज में सीनियर सोनाली कुलकर्णी है, वो हमारे साथ में काम करती थी और बहुत सारे ड्रामाज में मराठी आविष्कार ग्रुप था। देन वो कल्चरल एक्टिविटी में वो एक्टिव रहती थी। उसके कारण थोड़ा मुझे अट्रैक्शन हो गया और मैंने जैसे ही पास आउट हुआ लास्ट ईयर में ही ये फील्ड में जाने का फैसला किया और हमने एक नया कंपनी चालू करके ये फील्ड में शुरुआत की। तो एज अ करियर आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया था? बेसिकली 1995 से लेके हम इस पे ऊपर काम कर रहे थे। महाराष्ट्रियन फोक डांस में लावनी बहुत फेमस है। तो ये लावनी का शो अच्छे तरह से अपन प्रेजेंट किया तो लोगों को पसंद आएगा। ये सुन के हम 5 फ्रेंड्स मिलके हमने पांडव करके एक संस्था बनाई, जिसमें हमारा पहला प्रोडक्शन था पांडव निर्मी चौफोला, मीन्स 4 फूल। जिसको अच्छे वेल एजुकेटेड डांसर्स लेके, सिंगर्स लेके और जो बजाने वाले उनको लेके एक अच्छा फैमिली क्राउड देख सकता है, ऐसा लावनी का शो हमने चालू किया। वही हमारा पहला 1995 से शुरुआत है पांडव एंटरप्राइजेस, और वही हमारा पहला प्रोडक्शन था। उसके बाद वही पहला हमारा प्रोडक्शन बहुत हिट हो गया। फर्स्ट टाइम पुणे में बालगंधर्व में हमने लावनी शो किया, जो विथ फैमिली देख सकते हैं। महिलाओं के लिए फर्स्ट टाइम हमने लावनी शो अरेंज किया। उसके बाद बहुत सारे बैनर्स तैयार हो गए, उसी कारण हमारा ये फील्ड में एंट्री हो गया।
मीन्स पहिले मराठी फोक शो से सुरुवात, देन मराठी ड्रामा, देन मराठी सीरियल, मराठी थिएटर्स, टूरिंग टॉकीज, देन कॉरपोरेट इवेंट्स एंड देन मराठी फिल्म। ये ऐसा हमारा शुरुआत हो गया। तो जो थिएटर एंड जो आपने जो किए फोक डांस, उसके बाद फिर जब पहला एज अ मराठी फिल्म आपने क्या एज अ प्रोड्यूसर एक्टर कैसे आपने स्टार्ट किया था? बेसिकली मैंने प्रोड्यूसर करके शुरुआत की सभी प्रोडक्शन में उसमें। ओके। जैसे लावनी का शो किया, हाँ। देन ड्रामास किए बहुत सारे एज अ प्रोड्यूसर करके, वो भी हिट हो गए। कॉमेडी ड्रामास थे, वो भी हिट हो गए। देन कॉरपोरेट इवेंट में 15 स्टेट में हमने फर्स्ट टाइम कॉरपोरेट कोका कोला, हम्म। रिलायंस, यूनिनॉर ऐसी कंपनीज कॉरपोरेट कंपनीज, एमएनसी कंपनी स्टेज शो में लाई, हम्म। जिसको इन फिल्म ब्रांडिंग जैसे अभी बोलते हैं। तो हम्म। इसे हमने फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज ब्रांडिंग किया। ओके। तो उसके कारण हमको फिल्म में फिर आ गए। और हम्म। पहला मेरा फिल्म था जाऊ तिथे खाऊ, ये एज अ 2000 प्रोड्यूसर या एज ए डायरेक्टर? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, ओके। प्रोड्यूसर करके मैंने अभी तक 4 फिल्म बनाई है ओके। ऐसे की। तो एज अ प्रोड्यूसर आपने पहले फिल्म ने स्टार्ट किया। या तो जब आप पहली बार फिल्म में आपका होता है ना कि हमारा पहला काम, जब हम फिल्म स्टार्ट करते हैं, हम्म, पहली बार आपने काम स्टार्ट किया और आपके पर्दे पे दिखा, हम्म। तो उस टाइम का पहला अनुभव कैसा था आपका? नहीं, बहुत ही अच्छा था। मैं एक्चुअली बेसिकली एक्टर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, ड्रामा इंडस्ट्री का नहीं था, या स्टेज शो का नहीं था। लेकिन तब भी अलग फील्ड में काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। एज एक्टर मैंने छोटे छोटे रोल्स किए मेरे प्रोडक्शन हाउस में। तो फर्स्ट जाऊ चिते खाओ में ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम में आया, तो उसमें अच्छा लगा। उसमें एक हमारा होम मिनिस्टर का रोल था ओके। तो एज ए। आपने एक्टिंग भी किया उसमें? हाँ, तो एक्टिंग भी किया। और एज ए प्रोड्यूसर करके मेरा पहला ही मूवी जो सिल्वर जुबली हुआ था, ओ। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था करप्शन। हम्म। इसके ऊपर हमने एक अच्छा फिल्म का प्लेटफॉर्म बनाया था, जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हम्म। हर एक लैंग्वेज में वो चल सकता है। हम्म। और मेरा पहला ही मराठी मूवी उसके बाद रिमेक हुआ, तेलुगु में हुआ, कन्नड़ में हुआ, हिंदी में हुआ, अच्छा, मराठी फिल्म? मराठी अरे में। वाह, तो ये बहुत ग्रेट। अच्छा हमारे लिए ये था। और ये हाँ। सिल्वर जुबली फिल्म था, बहुत हिट हो गई। अभी भी सैटेलाइट चैनल पे बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है। ओ, दैट्स ग्रेट। यस। सर एज अ प्रोड्यूसर तो आपने काफी सारा आपने बताया कि आपने ऐसे किया, अब आपने एक्टिंग भी किया है, तो एज एन एक्टर आप अपने आप को कितना एज अ मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है, और एज अ आपकी प्रोडक्शन के अलावा और कहीं आपने काम किया है, या फिर एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं कि आपको करना चाहिए था या नहीं, कैसा आप प्लान था आपका? नहीं, बेसिकली मुझे बहुत सारे ऑफर्स थे। मैंने मेरे खुद के प्रोडक्शन में किया है, छोटे छोटे रोल्स किए। हम्म। लेकिन एज अ सब बोलते थे कि आप करो इसमें, फुल टाइम भी करियर हो सकता है। हम्म। तो मेरे प्रोडक्शन के, मेरे फिल्म्स के अलावा बहुत सारे फिल्म में भी मैंने छोटे छोटे रोल्स किए हैं। लोग बुलाते हैं, लेकिन मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। कितने सारे फर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े संभाल रहा हूँ। तो हम्म। ये करते हुए एक्टिंग के लिए टाइम देना बहुत मुश्किल था। हम्म। तो इसलिए मैं एक्टिंग में ज़्यादा फोकस नहीं किया, हम्म। क्योंकि एक्टिंग करने के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है। एक सीन के लिए दिन दिन आपको दिन दिन भर उधर करना बैठना पड़ता पड़ता है। है, यस। हाँ। तो ये आपसे उतना टाइम नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं फोकस नहीं। किया। बेसिकली आई एम प्रोड्यूसर, तो अच्छे अच्छे प्रोडक्शन बनाओ, भले वो ड्रामा हो, हम्म। फोक शो, डांस शो हो, या कोई कॉरपोरेट इवेंट हो, या सीरियल हो, या डॉक्यूमेंट्री हो, या एड फिल्म्स हो, या फीचर फिल्म्स हो। तो ये प्रोडक्शन करो, इसमें मैं ज़्यादा टाइम देता था, और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए मैंने ज़्यादा एक्टिंग पे फोकस नहीं किया, मैंने ज़्यादा करके प्रोडक्शन पे फोकस किया है। ओके। इस अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल के आप अध्यक्ष थर्ड टाइम आप बने हो, तो इसके बारे में आपने कब सोचा और क्यों सोचा कि हम मुझे भी इसके अंदर जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए? नॉर्मली क्या होता है, कुछ मोटिव होता है कि हमको यहाँ जाना है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट आप थर्ड टाइम बने हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जरूर आपके पीछे बहुत लोगों का हाथ है एंड सपोर्ट है। तो इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे पहला सोचा एंड फिर कैसे आप इलेक्शन जीते एंड फिर आपने कैसे काम किया आपने? बेसिकली अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, ये
फादर बॉडी है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी है। बेसिकली मराठी फिल्म मेकर्स के लिए ये बॉडी काम करती है, और तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो गए इसको स्थापित किए हुए। बहुत बड़े लोगों ने इसके ऊपर एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रेसिडेंट करके काम किया है। और 52 ईयर्स के बाद 2016 में जब मैंने इसमें मैं मेंबर्स तो 25 साल पहले ही था या Okay. महामंडल का, क्योंकि Okay. बेसिकली मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल का मेंबर होना अनिवार्य है। तो प्रेसिडेंट तो मैं पहले से था, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार महामंडल के साथ हम अटैच हो गए, उसमें कुछ हम डायरेक्टर हो गए तो बिल्कुल और ज़्यादा काम कर सकते थे। क्योंकि मैं 1995 से मेरा खुद का प्रोडक्शन करते हुए मेरे को आदत थी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, सोशल वर्क करो, आर्टिस्ट लोगों को, बैक स्टेज आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर्स को हेल्प करो, उनको गाइड करो। तो ये सब करने में अगर अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल जैसी संस्था अपने साथ है, या उसके ऊपर हम डायरेक्टर करके जा सकते हैं, तो ये और एक फायदेमंद होगा और काम करना इजी होगा, इससे मुझे लगा। इसलिए 2016 में मैंने पैनल बनाया, और बहुत उसके पहले 5 साल बहुत प्रयास किया, हम बहुत लोगों के लिए काम किया। इसलिए महाराष्ट्र भर लोग मुझे पहचानते थे, क्योंकि 1995 से प्रोडक्शन में तो था ही मैं, खुद के प्रोडक्शन हाउस से बहुत लोगों को काम दिया। लेकिन उसके बावजूद और जो प्रॉब्लम है उनके लिए गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, या महामंडल में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे टेक्नीशियन और आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स को मैं हेल्प करता था। इसलिए 2016 में जब मैंने पैनल बनाया था, और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि चलो हम भी इसमें चालू करते हैं कि क्या होता है। 2016 में हमारा इलेक्शन हो गया, और 14 लोगों का हमारा डायरेक्टर बोर्ड रहता है, उसमें से 13 हमारे जीत के आ गए। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने हमारे काम को, हमारे ऊपर विश्वास रखा। और फर्स्ट टाइम 2016 में सब बोले हमारे 14 डायरेक्टर कि आपके नेतृत्व में हमने ये जीत लिए, पैनल जीता है हमारा, तो आप प्रेसिडेंट हो जाओ। तो इसलिए मैं सबके एक मत से मैं ये महामंडल का प्रेसिडेंट हुआ। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये फील्ड में आने का भी प्लान नहीं था, ये एक्सीडेंटली ये फील्ड में आ गया। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरा एक था कि कोई भी फील्ड आप चूज लो, उसमें आप कंटिन्यूसली काम करते रहो, आप प्रामाणिक काम करते रहो, तो आपको यश जरूर मिलेगा, लोगों का विश्वास मिलेगा, लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन आप कोई भी मन में किंतु न लाते हुए ये काम करते रहो, तो आपको रिजल्ट आएगा। यही रिजल्ट मुझे 2016 में दिखा, और उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गया। ये बहुत ही ये था कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बाबूजी है, आदरणीय बालजी पेंडारकर, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको स्थापित किया हुआ था। तो ऐसी संस्थाओं के साथ अटैच होके बड़े बड़े लोगों ने इसका प्रेसिडेंट हुए थे। तो ये प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्यपूर्ण सौभाग्य की बात थी। और मुझे ये हुआ था कि ये सबसे यंग मैं एज अ प्रेसिडेंट ये कुर्सी पे 2016 में बैठ गया। मैंने क्या क्या करना पड़ता है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, और उसको आप किस तरह हैंडल करते हो आप एज अ प्रेसिडेंट? ये अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल, ये पहले जब मैं 2016 में प्रेसिडेंट बना, तो ये कोल्हापुर, पुणे, मुंबई इतने ऑफिसेस थे, और उतने लोगों के लिए सीमित थी। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि ये महामंडल अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एथोराइज है, ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो पूरे महाराष्ट्र में है, उन तक अपने को पहुंचना पड़ेगा। तो पहले मैंने विकेंद्रीकरण किया, ये 3 ऑफिसेज थे। उसके बाद मैंने कोकण में फर्स्ट टाइम सावंतवाड़ी में ऑफिस चालू किया 2016 में। देन सातारा में बहुत दिन की मांग थी, सातारा में ऑफिस चालू किया। नासिक में ऑफिस था, तो नासिक में ऑफिस किया। देन मराठवाड़ा और विदर्भ में अभी तक 55 ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ था, ओके। बहुत दिन से वो वंचित थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम विदर्भ मराठवाड़ा में ऑफिस चालू किया। मराठवाड़ा में 2 जगह चालू किया, औरंगाबाद और भीड़। देन विदर्भ में नागपुर में फर्स्ट टाइम मैंने चालू किया। इससे ये होगा कि लोगों को लगने लगा यार कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व होने लगे।
बहुत आर्टिस्ट के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होने लगे, टेक्नीशियन के प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होने लगे। उसके कारण मेंबरशिप बढ़ गई। ओके। जब मैं 2016 में प्रेसिडेंट हुआ था उस टाइम कुछ 18,000 हमारे मेंबर्स थे। बस पे। और अभी तो वही 16 से लेके 26 तक मैंने ये ऑफिस बढ़ा के लोगों तक पहुंचने के बाद, अलग अलग प्रोग्राम रखने के बाद, लोगों को अलग अलग कार्यशाला है, सेमिनार है, गाइडलाइंस है, लेक्चरर है, ये रखने के बाद उनको लगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होना चाहिए। तो 2000 अभी 26 में देखे तो आप 70,000 मेंबर हो गए। ओह, मेरे बिग कार्यकाल नंबर। में 40 to 45,000 नए मेंबर हो गए। और मुझे खुशी है कि लोगों को एक अच्छा लगने लगा कि महामंडल का मेंबर होना इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी चाहिए, आपको माड़ा का घर चाहिए, आपको पेंशन चाहिए 50 ईयर्स के बाद जो गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है, तो उसके लिए अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल का मेंबर्स होते हैं। तो वो उनको लिए एक आइडेंटिटी हुई थी कि ये आर्टिस्ट है, कलाकार है। इसलिए लोगों को लगा कि इम्पोर्टेंट है, अपने को बहुत सारा सीखने को मिलेगा। हम बहुत सारे सेमिनार लेते थे, प्रोड्यूसर की कार्यशाला हो, टेक्नीशियन के हो, नए नए आने वाले अभिनेता अभिनेत्री आर्टिस्ट लोगों की हो, ऐसी कार्यशाला लेते थे जिससे लोगों को लगा कि महामंडल का मेंबर होना इम्पोर्टेंट है। उसी कारण बहुत सारे लोग मेंबर हो गए। एज अ टेक्नीशियन या आर्टिस्ट, अगर हम वो लोग इस महामंडल से उन्होंने कार्ड निकाला जुड़ते हैं, हम्म। तो उनको एज अ स्पेशल मतलब उनको क्या क्या फैसिलिटी या उनको क्या हेल्प मिलती है महामंडल की तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ने का बहुत फायदा होता है। जिधर जिधर भी ऑडिशंस होती है तो प्योरली महामंडल के परमिशन के बिना कोई ऑडिशन नहीं होती। तो अगर आर्टिस्ट है आप, तो आपको मालूम होता है किधर ऑडिशन है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। महामंडल के अलग अलग ग्रुप रहते हैं जिसमें नई फिल्म कौन से आ रहे हैं, नए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नए कौन से विषय पे कुछ सेमिनार हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नए लेखक कौन आ रहे हैं, नए प्रोड्यूसर कौन आ रहे हैं, लेखक को प्रोड्यूसर मिलाना, प्रोड्यूसर को लेखक से मिलाना, ये हम करते हैं। देन आर्टिस्ट टेक्नीशियन को घर के लिए माड़ा के फॉर्म्स अवेलेबल करके देना। उनको जो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी चाहिए, पेंशन की फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हमारे थ्रू मिलती है। बहुत सारे फायदे हैं। मीन्स अगर आप 2100 रुपये दे के सभासद होते हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर महामंडल हेल्प करता रहता है। आपके अगर कोई बहुत जगह डिस्प्यूट होते हैं प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के बीच में, प्रोड्यूसर टेक्नीशियन के बीच में, प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, तो उस टाइम महामंडल प्रमुख भूमिका रहती है। महामंडल में एक लवा समिति रहती है, उसके थ्रू हम ये सब इश्यूज सॉल्व करते हैं। हमारा कोई भी किसी का इंटरनल कोई झगड़ा है तो कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए महामंडल उनके लेवल पे सॉल्व करती है। और आर्टिस्ट को मेडिकल फैसिलिटी है, पेंशन है, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया तो उसको हेल्प, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं महामंडल खुद अलग अलग एनजीओ के थ्रू, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू जो जो हेल्प कलाकारों को चाहिए वो महामंडल देती है। ये सारे फायदे महामंडल का मेंबर होने के बाद उनको मिलते हैं। अपनी मराठी इंडस्ट्री है वो सिर्फ मराठी इंडस्ट्री नहीं, बेसिकली जो पहली फिल्म बनाई थी श्री दादा साहेब फाल्के जी ने, राजा हरिश्चंद्र, तो बेसिकली उन्होंने फर्स्ट नींव रखी थी अपने सिर्फ मराठी इंडस्ट्री नहीं, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। एंड काफ़ी सालों से महाराष्ट्र में फिल्म का दौर चल रहा है, लेकिन जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है एंड साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है एंड उसके कंपेयर में अगर हम मराठी फिल्म इंडस्ट्री करेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आपको कि थोड़ा हम पीछे रह गए या फिर हम कुछ आगे कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कैसे हम अभी तक इस जगह तक पहुंचे हैं? बेसिकली मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है और मराठी मेकर्स है, उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फाउंडर मराठी लोग हैं। तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड मराठी को है, हमारा बॉम्बे को है, मुंबई को है, महाराष्ट्र को है। तो इसके करते हुए एक अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान किसी ने किया होगा तो हिंदी इंडस्ट्री ने किया है, क्योंकि पूरा हिंदी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। और मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा में सबसे क्लोज भाषा हिंदी है। लोग मराठी लोग इसीलिए हिंदी समझते हैं।
तो मराठी फिल्म्स ऑडियंस को या मेकर्स को बेसिकली नुकसान हिंदी इंडस्ट्री से हुआ है, क्योंकि मराठी लोग ज़्यादा करके मराठी फिल्म देखने की वजह हिंदी फिल्म देखते हैं। वैसा साउथ में नहीं होता, क्योंकि वो हिंदी को बहुत दूर रखते हैं, हिंदी समझ में नहीं आता उनके। तो वो मदर टंग जो है या अपनी जो लोकल फिल्म है, रीजनल फिल्म है, उनको पहले देखते हैं, क्योंकि मराठी और हिंदी सेम लगती है और इजीली समझने को आती है। मराठी पूरा एक जो अनपढ़ आदमी है उसको भी हिंदी तुरंत समझ में आती है। इसलिए मराठी का पहला दुश्मन हिंदी है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी का फायदा भी हुआ है बॉम्बे इंडस्ट्री में, लेकिन हिंदी का नुकसान मराठी इंडस्ट्री को जरूर हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी बहुत सारे मराठी मेकर्स ने हिंदी इंडस्ट्री चालू की है या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री चालू की, तब भी मराठी का नुकसान हिंदी ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी काफी सालों से देख रहे हैं, कुछ सालों में जैसे 3-4 साल हो गए कि मराठी इंडस्ट्री थोड़ा एक अलग पहचान बना रही है अभी। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी अपनी पहचान बना रही है। जैसे अभी न्यू न्यू डायरेक्टर हैं, नागराज मंजुळेकर सर ने सैरेड बनाई, जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस हुई। देन ये मुर्शी पैटर्न हुई, जिसका तो रीमेक ही भी बन गया, और सैरेड का भी हिंदी में रीमेक बन गया है। तो ऐसा हो रहा है कि हिंदी फिल्म वाले भी मराठी से इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छा कंटेंट बन रहे हैं। अभी तो जो अभी न्यू डायरेक्टर है अपने प्रीतम एस के पाटिल साहब, वो तो मराठी का पूरा यूनिवर्स बना रहे हम्म। हैं एक हॉरर फिल्म का। तो एक क्या लगता है कि एक मराठी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह ग्रो हो रही है, और आगे आपको 10 या 15 साल में क्या लगता है, क्या फ्यूचर है मराठी इंडस्ट्री और कैसे ग्रो होने वाली है? बिल्कुल सही है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री, ये जो नए नए लोग मराठी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, यंग डायरेक्टर्स है, टेक्नीशियन है, बहुत ही एजुकेटेड, वेल अभी टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास है। बेसिकली मराठी लिटरेचर और मराठी जो बेसिकली मराठी ग्रंथ है, इसमें बहुत बड़ा सामग्री है मराठी में, कि जिसमें अलग अलग विषयों पे हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं। मैं जब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट करके ऑल इंडिया घूमता हूँ, तो हर एक लैंग्वेज को अपना अपना ये रहता है। लेकिन अगर साउथ में भी गए, नॉर्थ में भी गए, तो मराठी लिटरेचर या मराठी फिल्म मेकर्स के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अलग अलग सब्जेक्ट पे वो बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। इधर बहुत बड़ा लिखा हुआ सामग्री है, जिससे बहुत भविष्य में फिल्म्स बन सकते हैं। सब्जेक्ट बहुत है, अलग अलग विषयों पे बात करने वाले मराठी मेकर्स ये फिल्म बनाते हैं। यंग मेकर्स आए, वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड है, अच्छे अच्छे नए टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये छोटा सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा वो बनाते हैं। इससे ही साबित हुआ कि मराठी रीजनल लैंग्वेज मूवी भी अभी 100 करोड़ के क्रॉस कर बजट रही है। क्रॉस कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि एक रीजनल मूवी 100 करोड़ पूरा करे, और हमने करके दिखाया है। इसलिए बहुत रिस्पेक्ट मराठी मेकर्स पे है, मराठी लिटरेचर पे है। जो अलग अलग कंटेंट मराठी में आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है, और भविष्य में बहुत ही बड़ा फ्यूचर आगे के 10-15 साल में है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, पूरा बैकग्राउंड है हमारे पास, नेचर है हमारे पास, सब है। शूटिंग के लिए लोकेशंस है अच्छे, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अच्छे मेकर्स के बैकिंग को रहती है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर मराठी इंडस्ट्री को होगा, और फ्यूचर में ऑल रीजनल लैंग्वेज में मराठी फिल्म इंडस्ट्री ये देश में आगे जा ही जाए, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी उसका बहुत रिस्पेक्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जिनको मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आना है, एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ एक्टर या फिर एज अ प्रोड्यूसर या फिर कैमरामैन। तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे? क्या आप उनके बारे में आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? कैसे हम उनको सपोर्ट कैसे मिलेगा? बेसिकली मराठी फिल्म इंडस्ट्री हुआ या इंडियन सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री हो, जिसको भी इसमें आना है, तो मैं उनका स्वागत करूँगा। बहुत ही अच्छा है, अभी फिल्म इंडस्ट्री में करियर करना बहुत इजी है, आप इजीली एंट्री कर सकते हैं।
लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक दिन में या एक रात में आप उसमें अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगातार जो भी फील्ड में काम करने का है, भले आप प्रोड्यूसर हो, एक फिल्म लेके आपको लगेगा कि मेरा भी 100 करोड़ बिजनेस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो कंटिन्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिल्म मेकर है, आप टेक्नीशियन है, आप डायरेक्टर है, आप एक्टर है। एक्टर करके जो जो लोगों को आने का है तो उनको तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप आइए इंडस्ट्री में, सिर्फ एक्टर नहीं, तो इधर भी बहुत ऑप्शन है। आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप साउंड रिकॉर्डिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छे सिनेमाटोग्राफर हो सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, या अपन इधर बहुत सारे अलग टेक्नीशियन काम है, या आप एनिमेशन है, वीएफएक्स है। इसमें भी बहुत बड़ा करियर आजकल बनने को चांस है। एआई में आपका करियर कर सकते हैं। तो ये करने में आप अगर पेशेंस रखे, कंटिन्यूसली काम करते रहे जो भी फील्ड में, तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और जो आर्टिस्ट करके आ रहे हैं तो उनको मेरा यही कहना है कि आप पहले स्टेज से चालू कीजिए, क्योंकि मराठी रंगभूमि या मराठी स्टेज आर्टिस्ट को बहुत बड़ा रिस्पेक्ट इंडियन इंडस्ट्री और साउथ में है। आप देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट अभी भी स्टेज कर रहे हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह जी है, या बहुत ऐसे लोग हैं कि अभी भी स्टेज परेश कर रावल रहे हैं, जी ड्रामा हैं। परेश रावल जी है। हाँ। बहुत ऐसे, तो हम आप भी स्टेज करना चाहिए, क्योंकि आपका बेस अगर परिपक्व हो गया, भक्कम हो गया, तो ही आप आगे ये इंडस्ट्री में टिक सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने काम करने में आपको कोई भी बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कौन से भी कैमरे के सामने आप इजीली एक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका बेस पक्का होना। आजकल के मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत सारा स्कोप है इंडस्ट्री में। बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, बेसिकली वो डांस में हो, या ड्रामा में हो, या कॉमेडी में हो, ऐसे फील्ड बहुत है। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि छोटे बच्चे क्लिक हो जाते हैं, कोई रियलिटी शो या कोई नेशनल अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद 5-10 साल के बाद वो दिखते नहीं है। इसलिए कंटिन्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको किधर भी यश मिल गया, या कोई बहुत आपकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया और बड़े हो गए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप अपने पैर ज़मीन पे रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी ज़मीन पे उनके पैर रहते हैं, इसलिए वो ऊपर तक उनकी प्रगति होती है। थोड़ी भी यश से आप उल्लासित हो गए और आपको गर्व हो गया, तो फ्यूचर में आपका इंडस्ट्री में बहुत आपको उससे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो बेसिकली आपका नेचर, आप कलाकार तो अच्छे बनो, आर्टिस्ट अच्छे बनो, लेकिन बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग आप एक अच्छे आदमी बनो, ऐसा मुझे लगता है। तो यही इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में पेशेंस की ज़रूरत है। आप एज ए एक्टर आर्टिस्ट करियर करना चाहते हैं तो आपके फैमिली के बारे में सोचिए, उनका परमिशन दीजिए। एक साइड बिजनेस भी आपका ज़रूरी है। फुल टाइम इसको देना और उसके ऊपर डिपेंड रहना, आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में 5-10 साल आप स्ट्रगल करके सक्सेस नहीं हुए तो फ्यूचर में बहुत आपको आपके मन में निगेटिविटी आती है। फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, और सब अपना उम्र देख के लेट भी हो जाता है फिर करियर करने में। इसलिए सब देख के अपना करियर, अपना एजुकेशन ये करते करते हुए आप इंडस्ट्री कर लीजिए। और जब आपको लगता है कि मुझे अभी कुछ अच्छा इसमें चांस है, तो आप फुल टाइम ये इंडस्ट्री में काम करिए। यही मेरा आपको सबको सलाह है। तो देखा आपने, अगर कोई भी नया बंदा इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं, तो मेघराज राजे भोसले सर ने जैसे सजेस्ट किया है कि आप रेडी प्रिपेयर होके आइए एंड पेशेंस रखिए एंड एक अपना बैकअप भी रखिए। अदरवाइज ये इंडस्ट्री आपको वेलकम है, सर आपको सपोर्ट करने के लिए है एंड इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी। कुछ ऐसा स्पेशल आपका प्लानिंग है या कुछ ऐसा चीज़ है कि आप आर्टिस्ट लोगों के लिए आगे करना चाहते हैं या करने का प्लानिंग है, जो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं? तो आप जैसे अभी आप तक सालों से हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे होंगे या उसमें कुछ सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है आर्टिस्ट लोगों के लिए एज ए प्रेसिडेंट आप? बेसिकली लास्ट 10 ईयर्स में बहुत बहुत अलग अलग सेक्टर पे मैंने काम किया है। लेकिन अभी ये कुछ फोकस काम करना चाहता हूँ ये कमिंग 5 ईयर्स में। तो बेसिकली मेरा काम है ये सब आर्टिस्ट को
क्योंकि मराठी में देखे तो 60 अबोव देन 60 अलग अलग कलाकारों की कैटेगरीज है, जो अलग अलग आर्टिस्ट रहते हैं। कोई स्टेज आर्टिस्ट रहता है, कोई ड्रामा में काम करता है, कोई लोक कला में फोक शोज में डांसर्स है, कोई एक्टर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर, या इतने सेक्टर है, इतने कला प्रकार है। तो ये सब कलाकारों को एक छत्र के नीचे लाना, ये इम्पोर्टेंट काम मैं भी हाथ में लिया है। और उसके लिए जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। और तकरीबन 10 लाख के ऊपर मराठी आर्टिस्ट है, तो उनको मैं एक छत्र की छाया में ला के मैं गवर्नमेंट के थ्रू प्रयास कर रहा हूँ कि इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक आइडेंटिटी कार्ड मिले, जिसमें एज अ वो आर्टिस्ट है, जो भी अलग है, अलग अलग फील्ड में काम करे, ये आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, भले वो तुतारी बजाने वाला हो, और हल्की बजाने वाला हो, बैंजो वाला हो, बैंड वाला हो, जो कलाकार है, जो उसको एक आर्टिस्ट मिलना चाहिए, एक छत्र के नीचे आने चाहिए। और जैसे कामगार कल्याण मंडल रहता है, ऐसे आर्टिस्ट लोगों का भी एक कलावंत कल्याण मंडल गवर्नमेंट का हो, जो अथोराइज गवर्नमेंट का हो, उसका आई कार्ड गवर्नमेंट का हो। और सब आर्टिस्ट लोगों का आजकल जरूर है इंश्योरेंस। राइट। मेडिकल बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने कोविड में देखा है। तो उस टाइम कलाकारों के पीछे कोई नहीं रहता, जो आर्टिस्ट के कारण कोविड में देखा कि हम घर में बैठ सके, एंटरटेनमेंट के कारण हम टीवी देखते हुए दिन भर निकालते थे। लेकिन जो आर्टिस्ट उसमें आपका मनोरंजन करते थे, उनका बाद में क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। बहुत जन के घर उजड़ गए, बहुत जन ने फील्ड छोड़ा, क्योंकि उनको अनसिक्योर लाइन है ये, इंडस्ट्री है। तो उनको एक क्षेत्र में सिक्योर करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके लिए पहले उनका मेडिक्लेम, उनका पूरा आरोग्य की जवाबदारी गवर्नमेंट ले, ये इम्पोर्टेंट काम है। उनको एक घर मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट से प्लॉट लेके हम कला नगरी हर एक सिटी में खड़ा करेंगे, जिसमें हर एक कलाकार को घर मिले, उसको काम मिले, उसका मेडिक्लेम हो, और उसको रोजगार मिले। ये इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए आगे फ्यूचर में है। और ये 5 साल में मराठी सभी कलाओं को मैं इकट्ठा करके ये करके रहूँगा, ऐसे ही मुझे पूरा गारंटी है। और ये मेरा विश्वास है कि जैसे नाट्य परिषद ड्रामाज के लोगों के लिए काम करती है, महामंडल फिल्म के लोगों के लिए काम करती है, ऐसे मैंने महाकला मंडल किया है, जिसमें ऑल कल्चरल जो एक्टर्स है, टेक्नीशियंस है, प्रोड्यूसर्स है, उसमें एक छात्र के नीचे लाके उनको गवर्नमेंट का ये फैसिलिटीज़ ये 5 साल में दूंगा। ये मुझे बहुत काम करना है, इम्पोर्टेंट काम करना है, ऐसे मुझे लगता है। तो देखा सर आपने कि कितनी तगड़ी प्लानिंग है सर की अगले 5 साल में अपने स्पेशल कलाकारों को लेके। तो एज ए प्रेसिडेंट उनका विजन बहुत बड़ा है, एंड वो अपने जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनके बारे में कितना सोचते हैं। इतना बड़ा सोचना किसी भी पर्सन के लिए छोटी बात नहीं है। मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी दिलाना, उनके लिए घर दिलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई सोचता नहीं है। और इसी तरह ये आगे भी काम करते रहेंगे। एंड सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपके प्लानिंग एंड आपके विजन के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप काम करते रहिए, हम पे आपकी नज़र रहे एंड आपकी दुआ रहे, ये हम चाहते हैं। एंड ये थे हमारे मेघराज जी भोसले सर, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक देखते रहिए रेड आई पिक्चर अशोक। थैंक यू। थैंक यू।